आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे ऊष्मागतिकी, नया चैप्टर है। तो ऊष्मागतिकी में अपन ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे कि अपन किससे कौन से प्रक्रम में ऊष्मा दे सकते हैं और कौन सा प्रक्रम कार्बन इंजन के लिए सही रहता है, ऊष्मा किधर से किधर जाती है और किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा किस प्रकार निर्भर करती है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन ऊष्मागतिकी में। तो पहला टॉपिक आता है अपना ऊष्मा। ऊष्मा, हीट, पहला टॉपिक है ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब किसी भी पदार्थ के पास उसमें ऊर्जा कहाँ से आए, ये मैं बताता हूँ आपको। कोई पदार्थ है या गैस है, तो उस पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण तीन प्रकार की गतियां करते हैं। पहली गति तो होती है स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति अणु तीन दिशा में कर सकता है, एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड दिशा में। फिर यदि द्विपरमाणु गैस है तो उसके जो अणु हैं वह दो प्रकार की ओर गति करते हैं। एक तो करते हैं वो घूर्णन, वो जो बंध बना होता है उस बंध के साथ साथ एक तो घूमते हुए दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और एक घूमते हुए वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो पदार्थ के जो कण हैं या अणु हैं या परमाणु हैं वो तीन प्रकार की गति करते हैं। पहली तो होती है स्थानांतरित गति, दूसरी होती है घूर्णन गति और तीसरी होती है इनकी कंपन गति। अब जैसे ये गति करते हैं तो मैक्सवेल के अनुसार इनके पास एनर्जी होती है और जो इनकी गति से संबंधित जो गतिज ऊर्जा है वही ऊष्मा ऊर्जा के रूप में पदार्थ के अंदर रहती है। तो ध्यान से समझना, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। किसी भी पदार्थ के पास ऊष्मा ऊर्जा कहाँ से आती है तो वह सुनना, पदार्थ के जो अणु होते हैं वह स्थानांतरित गति करते हैं। तीनों दिशाओं में अणु गति कर सकते हैं, एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड दिशा में। फिर यदि द्विपरमाणु अणु हैं या द्विपरमाणु गैस हैं या पदार्थ में द्विपरमाणु हैं तो वह दक्षिणावर्त और वामावर्त घूर्णन गति कर सकता है। दक्षिणावर्त भी घूम सकते हैं बंध के साथ साथ, दक्षिणावर्त ऐसे, वामावर्त ऐसे। इसी प्रकार तीसरी गति होती है उनकी कंपन, तो वो कंपन गति भी कर सकते हैं। तो इन गतियों से संबंधित जो ऊर्जा होती है वही उसमें ऊर्जा के रूप में पदार्थ के अंदर रहती है। तो ऊष्मा कहाँ से आई? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊष्मा पदार्थ के जो कण हैं वह उन कणों की स्थानांतरित गति, घूर्णन गति व कंपन गति से संबंधित गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। कौन सी ऊर्जा? ऊष्मा ऊर्जा। अब बात करते हैं ऊष्मा ऊर्जा के बाद टॉपिक आता है अपना ताप। ऊष्मा ऊर्जा का तो पता चल गया, अगला टॉपिक आता है ताप। ताप क्या है? ताप वह भौतिक राशि है जो ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण करती है कि ऊष्मा किस वस्तु से किस वस्तु में जा रही, इसकी दिशा का निर्धारण कौन करता है? ताप। ताप वह भौतिक राशि है जो ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण करती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, वह भौतिक राशि जो ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण करती है उसे ताप कहते हैं। क्या बोलोगे उसको? ताप। अब इसके लिए एक चीज होती है कि ऊष्मा किधर से किधर जा रही है, ऊष्मा का संचरण कैसे हो रहा है। तो ऊष्मा का संचरण स्वतः ही अपने आप, ऊष्मा स्वतः ही उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर
निम्न ताप वाली वस्तु की ओर संचरित होती है, संचरित होती है या स्थानांतरित होती है। ऊष्मा स्वतः ही उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर संचरित होती है। अभी ये कैसे पता चलता है तो सुनना, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण अपन को देखने को मिलते हैं। मान लीजिए लोहे की छड़ है पूरी, क्या है ये लोहे की छड़। अब यदि मैं यहाँ पर इसको गर्म करूं, इस हिस्से पर इसको गर्म करूं गैस की सहायता से, तो होगा क्या, यहाँ का ताप बढ़ जाएगा, इस जगह का ताप बढ़ जाएगा। अब यहाँ तो हो गया उच्च ताप वाला भाग और इस जगह हो गया निम्न ताप वाला भाग। तो ऊष्मा उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग की ओर स्वतः ही क्या होती है, संचरित होती है। और अपन इसको पकड़े रख रहे हैं और यहाँ से गर्म कर रहे हैं, इस जगह से तो गर्म कर रहे हैं और इस जगह से पकड़ रखा है। थोड़ी देर बाद अपन को यहाँ गर्माहट उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, गर्माहट। क्यों हो रही है, क्योंकि ऊष्मा स्वतः ही चालक वस्तुओं में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। अभी वस्तु कौन सी होनी चाहिए, लोहे की छड़, जो कि क्या होता है, चालक। अब इसके और भी उदाहरण अपन समझे। कहीं अपन खाना वाना बनाते हैं तो चम्मच अपन उस सब्जी के अंदर जो नीचे गैस से उबल रही है उसके अंदर रखते हैं, फिर अपन अचानक चम्मच को पकड़ते हैं तो अपने हाथ में जलन उत्पन्न होती है, गर्माहट उत्पन्न होती है। क्यों हो रही है, क्योंकि नीचे वाला भाग 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर है और ऊपर वाला भाग हवा में। तो जो उच्च ताप वाला भाग था वहां से ऊष्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगी और यहाँ का ताप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे अपन उसको हाथ लगाते हैं तो अपन को गर्माहट उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा स्वतः ही एक वस्तु से कहाँ जा रही है, एक भाग से कहाँ जा रही है, दूसरे भाग पर। अब कौन से भाग से जा रही है, उच्च ताप वाले भाग से बोल दो निम्न ताप वाले भाग की ओर, या उच्च ताप वाली वस्तु से बोल दो निम्न ताप वाली वस्तु की ओर। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि जो ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण है ना, वो ऊष्मा की मात्रा नहीं करती है। ऊष्मा की मात्रा ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण नहीं करेगी। केवल ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण इस बात से होगा कि किस स्थान पर या किस वस्तु का ताप अधिक है। ऊष्मा सदैव हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर स्वतः ही संचरित होती रहती है। कब तक संचरित होगी, जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। वापिस इसको समझिए, इस पॉइंट को। ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण, ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण ऊष्मा की मात्रा नहीं करती है, नहीं करती है। ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण ऊष्मा की मात्रा नहीं करती है। अब इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि ऊष्मा किधर से किधर जाती है। ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण ऊष्मा की मात्रा नहीं करती। यदि मात्रा करती तो क्या होता, तो मात्रा नहीं करेगी। तो इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, ध्यान से समझना थोड़ा। उदाहरण ये है कि मेरे पास एक बर्तन है और इस बर्तन में मैंने पानी भर रखा है। क्या भर रखा है, पानी। और इस पानी का ताप सर्दियों में मैंने मान रखा है, T1 का मान है इसका 15 डिग्री सेल्सियस। अब अपने पानी थोड़ा ठंडा है तो अपन इसे नहा नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं, ये मान लीजिए इस पानी की मात्रा है अपने पास 10 लीटर। कितना ये, 10 लीटर। अब अपन को नहाना है तो ये पानी ठंडा है, तो मैंने दूसरा गैस पे यहाँ पर एक अलग बर्तन लिया और इस बर्तन में पानी गर्म कर दिया और इस पानी की मात्रा है मात्र 2 लीटर। ये कितना है, 2 लीटर। और ये है 10 लीटर। इसका ताप मैंने इसको उबालना स्टार्ट किया, तो जब वो उबलना स्टार्ट होता है तो उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और यदि वो वाष्प के रूप में बनने लग जाए तो बोल देना कि 100 से ज्यादा होता है। तो यहाँ का इसका ताप मान लिया मैंने T2 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का ताप कितना है दोस्त, 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का 15 डिग्री सेल्सियस। इसकी मात्रा कितनी है, 2 लीटर, और इसकी मात्रा कितनी है, 10 लीटर। अब मैं इन दोनों को, इस पानी को, इस पूरे पानी को इस पात्र में डालूं, इस पूरे पानी को इस पात्र में डालूं, तो आप ये बताओ पदार्थ की मात्रा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पदार्थ की मात्रा।
ऊष्मा का अर्थ ताप से होता है। ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण पदार्थ की मात्रा नहीं करती है। किसकी मात्रा नहीं करेगी? पदार्थ की। तो यहाँ पदार्थ कितना है? 10 लीटर, और यहाँ पदार्थ कितना है? 2 लीटर। अब यदि मैं इसको इसमें मिलाऊं तो इसकी मात्रा ज्यादा है और इसकी मात्रा कम है। तो यदि पदार्थ की मात्रा ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण करती तो ऊष्मा ज्यादा मात्रा से कहाँ था? कम मात्रा की ओर। लेकिन होगा क्या यहाँ पर? जैसे अपन इसको मैं इसमें मिलाऊंगा तो 15 डिग्री सेल्सियस तो ये था, 100 डिग्री सेल्सियस ये था। तो जैसे मैं मिश्रण बनाऊंगा इस पूरे का, जो कितना होगा? 12 लीटर मिश्रण, ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया, मिश्रण हो गया इन दोनों का, गर्म पानी का और ठंडे पानी का। तो मिश्रण तो कितना हो गया? टोटल मात्रा तो कितनी हो गई? 12 लीटर। अब इसका ताप 100 से तो कम हो जाएगा और 15 से ज्यादा हो जाएगा। अब 15 से ज्यादा 100 वाली जो ये वाला पानी था 2 लीटर, जिसका तापमान कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। इसने अपनी ऊष्मा किसको दे दी? 15 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को। जैसे ही अपनी ऊष्मा इसको देता है तो इसके तापमान में क्या हो जाएगी? कमी। और ये ऊष्मा खुद लेता है तो इसके तापमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो अब इस पानी का ताप जिसको मैं बोल दूं टी मिक्सर, इसका ताप T1 से तो ज्यादा होगा और T2 से कम होगा। इसका मतलब 15 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा होगा और 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। कारण क्या है? मैं जो समझाना चाह रहा था वो समझो आप। ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण ऊष्मा की पदार्थ की मात्रा नहीं करेगी। कौन करेगा? ताप। उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा स्वतः ही निम्न ताप वाली वस्तु की ओर क्या होगी? प्रसारित होगी या संचरित होगी। तो ऊष्मा 10 लीटर से 2 लीटर की ओर नहीं है ये। इसका मतलब पदार्थ की मात्रा नहीं कर रही। ऊष्मा उच्च ताप कौन है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से किधर जा रही है? 15 डिग्री सेल्सियस की ओर। यानी कि ऊष्मा उच्च ताप से कहाँ आ रही है? निम्न ताप की ओर। तो अभी तक मैंने कौन कौन सी चीजें बताई आपको, ध्यान से समझना। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। अब कैसे पता करें कि ये एक प्रकार की ऊर्जा है? आप ठंडे पानी को छत पे रख दीजिए गर्मियों के दिनों में, तो आपको पता चलेगा कि जो सूर्य की किरणें आ रही है उनके पास उसमें ऊर्जा है। तो वो उसमें ऊर्जा किसको देगी? वो पानी को। और पानी क्या हो जाएगा? गर्म। ठीक है, थर्मामीटर को धूप में रख दो, अपने आप उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, थर्मामीटर में पारा बढ़ जाएगा। आगे देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की है ऊर्जा। अब ये कहाँ से आती है? जिस पदार्थ में उसमें ऊर्जा है, तो उस पदार्थ में उसमें ऊर्जा कहाँ से आई? उस पदार्थ के जो अणु हैं, वो स्थानांतरित गति करेंगे x दिशा में, y दिशा में, z दिशा में। ठीक है, और वो कंपन गति भी करेंगे, कंपन गति भी करेंगे। उसकी जो बंद होगा उसके अनुदिश या उसके लंबवत। अनुदैर्घ्य गति कर सकते, अनुप्रस्थ गति कर सकते हैं। और 2 प्रकार की उनमें गुणन गति होगी, वामावर्त बोल सकते हो और दक्षिणावर्त भी बोल सकते हो। अब अणु ये गति करे तो इन गतियों से संबंधित होती है अपने पास ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कहाँ से? मैक्सवेल के अनुसार प्रत्येक जिस दिशा में वह गति कर रहा है, यानी कि एक कोटि के अनुसार, एक कोटि के अनुदिश गति होती है 1/2 kT। अब जितनी ही उसके पास स्वतंत्रता की कोटियां होगी उतनी उसके पास एनर्जी हो जाएगी। और टोटल एनर्जी कितनी होती है? 1/2 kT इंटू F। F क्या होता है? स्वतंत्रता की कोटि। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ अनुगतिक सिद्धांत में। इससे पहले वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था गैसों का अनुगतिक सिद्धांत, उसमें सब बताया है, वहां से आप देख सकते हो। आगे चलते हैं हम। उसके बाद आया ताप। ताप वो भौतिक राशि है जो ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण करती है, उसे क्या बोलते हैं? ताप कहते हैं। ऊष्मा स्वतः ही उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर संचरित होती है। स्वतः ही अपने आप उच्च ताप वाली वस्तु से कहाँ जाएगी? निम्न ताप वाली वस्तु की ओर। ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण कौन करेगा? पदार्थ की मात्रा करेगी या फिर उच्च ताप करेगा? तो पदार्थ की मात्रा ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण नहीं करती है। यदि करती तो यहाँ उल्टा होता, क्योंकि ये तो 2 लीटर है जिसका तापमान कितना है? जिसका तापमान है अपने पास 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये 10 लीटर है जिसका ताप कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। तो ऊष्मा मात्रा के अनुसार 10 लीटर से किस में जानी चाहिए थी? 2 लीटर में। लेकिन ऊष्मा किधर से आई? 100 लीटर से 100 डिग्री सेल्सियस से किस में? 15 डिग्री सेल्सियस में। जैसे ये यहाँ से यहाँ आएगी तो जो पदार्थ ऊष्मा देता है उसके ताप में क्या हो जाती है? कमी।
जिस पदार्थ से अपन ऊष्मा लेते हैं उसके ताप में कमी हो जाती है, और जो ऊष्मा लेता है, ग्रहण करता है, उसके ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि। तो जैसे ही ये ऊष्मा देगा तो तापमान 100 से कम हो जाएगा, और ये ऊष्मा लेगा तो तापमान 100 से 15 से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो मिक्सर बनेगा 2 लीटर और 10 लीटर, टोटल कितना, 12 लीटर, उसका टेम्परेचर 15 से तो ज्यादा होगा और 100 से कम होगा। अभी तक अपन ने 2 ही टॉपिक पढ़े, एक तो ऊष्मा परिभाषा है इसकी तो, और ताप के बारे में ये जानकारी दी है। और भी हम आपको बताएं कहां पर इसके उदाहरण मिलते हैं। मान लीजिए अभी गर्मियों के दिनों में आप किसी गार्डन में गए अपने दोस्तों के साथ, और वहां पर 2 प्रकार की बेंच है, एक तो लकड़ी की बेंच है और एक लोहे की बेंच है। जैसे ही आप और आपका दोस्त उस लकड़ी की बेंच पे बैठता है तो उसको थोड़ी सी गर्माहट मिलती है, लेकिन कोई दूसरा दोस्त आपका गलती से लोहे की बेंच पे बैठ जाता है तो अचानक ऊपर उठता है। क्या पता उसको ऐसा कौन सा आनंद मिलता है कि उस पर बैठ ही नहीं पाता। कारण क्या है उसका उठने का, क्योंकि जिस पर वो बैठा है वो चालक है। लोहे की बेंच पे वो बैठेगा तो वो चालक है, और आपकी बॉडी में कैसी है, चालक। तो 2 चालक वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण ज्यादा होगा, 2 चालक वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण क्या होगा, ज्यादा। और जिस पर आप बैठे हो, जिस पर मैं बैठा हूँ या जिस पर आप बैठे हो, अपन तो समझदार है, लोहे की पे क्यों बैठेंगे, लकड़ी की पे बैठेंगे। लकड़ी की पे बैठेंगे, लकड़ी क्या है, कुचालक है, अब वो ऊष्मा का संचरण कम करेगी। जैसे अपन उस पर बैठते हैं तो अपन को भी गर्मी लगती है, अपन को भी, लेकिन वहां पर गर्मी कम क्यों लगेगी, क्योंकि ऊष्मा का संचरण क्या होगा, कम होगा। यही कारण होता है कि जितने भी हलवाई होते हैं ना, हलवाई होते हैं जितने भी, वो सब क्या करते हैं, जो भी उनके उपकरण होते हैं उनके बाहर की ओर या पीछे की साइड पलटा होता है, झारी होती है, उसके पीछे की साइड क्या करते हैं, या तो कपड़ा बांधते हैं जो कुचालक होता है, या लकड़ी का कोई हत्था टाइप लगाते हैं जो क्या होता है, कुचालक। उससे ऊष्मा का संचरण नहीं होगा। कुचालक वस्तुएं ऊष्मा का संचरण नहीं करती, जैसे प्लास्टिक हुआ, कांच हुआ, लकड़ी हुई, कपड़ा हुआ, ये सब क्या है, कुचालक। तो ये पिलायर पे, पेचकस पे, सब पे गर्म, जब इसको या टोस्टर ले लो, इनको गर्म करते हैं तो ऊष्मा उच्च सिरे से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तो आएगी जहां जहां तक वो चालक है, लेकिन जैसे ही कुचालक आ जाएगा तो वहां ऊष्मा का संचरण नहीं होगा। तो लकड़ी की बेंच पे बैठोगे आप तो आपको गर्माहट अनुभव नहीं होगी, ठीक है। लेकिन लोहे की पे बैठोगे तो ज्यादा गर्माहट अनुभव होगी। क्यों? क्योंकि लोहे की बेंच भी चालक है और आपकी बॉडी भी चालक है। 2 चालक वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण होगा, और होना ही है। उधर तो लगभग टेम्परेचर होगा, जैसे अभी वर्तमान में इस टाइम पर यदि अपन बात करें दिन में 12 बजे तो 47 से 48 डिग्री, तो 47 डिग्री तो किसका है, लोहे की बेंच का, ऊपर से आ रहा है, उस पर ताप गिर रहा है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। और अपना इस 36 डिग्री सेल्सियस अपन बैठेंगे तो उसका लोहे की बेंच का तापमान कितना है, ज्यादा, और अपना क्या है, कम। तो ऊष्मा का संचरण उच्च ताप से कहाँ आएगा, निम्न ताप की ओर। तो अपन जल्दी उठ जाएंगे, क्योंकि अपने समझ रहे हो बैठने के बाद क्या होगा लोहे की बेंच पे। फिर और बात करें अपन तो लकड़ी की बेंच पे क्या होगा, लकड़ी की बेंच ऊष्मा का चालन कम करती है, तो उसका टेम्परेचर कम होगा, अपना ज्यादा होगा। उसका 47 नहीं बोल सकते, 42-43 बोल सकते हो। जैसे अपन उससे बैठते हैं तो उसका टेम्परेचर कम है किसकी तुलना में, लोहे की तुलना में, लेकिन अपन से ज्यादा है तो थोड़ी बहुत ऊष्मा उच्च ताप से कहाँ जाएगी, निम्न ताप की। और वो वैसे वो कुचालक भी है तो ऊष्मा का संचरण ज्यादा नहीं करेगी। उसके अंदर वाले जो भाग होता है सतह के नीचे वाला, उससे ऊष्मा का संचरण नहीं करती है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गई ऊष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण की बात, ताप की बात और चालक वस्तुओं की बात। एक और अच्छा सा, 2 और अच्छे से मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। कोई आपसे पूछ ले कि सर्दियों के दिनों में भूमि के अंदर से या बोरवेल से गर्म पानी मिलता है और गर्मियों के दिनों में ठंडा पानी मिलता है, ऐसा क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वातावरण के कारण होता है ऐसा। सर्दियों के दिनों में मान लीजिए ये तो है धरातल, और धरातल में यहीं पर है, ये पूरा धरातल है, और इसी जगह बोरवेल है, ये बोरवेल। तो इधर भूमि के अंदर का जो ताप है, भूमिगत ताप, तो सतह से थोड़ा नीचे पर ताप कम होगा। से ताप मान लिया मैंने T1 बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। ये कब की बात है? सर्दियों के दिनों की बात है। और ऊपर का जो ताप होगा वो ताप होता है सर्दियों के दिनों में
5 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस। इसको और भी कम मान सकते हो आप। अब या फिर ऐसा करो, इसको 10 नहीं तो आप इसको 15 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए या 20 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। ये 20 डिग्री सेल्सियस तो मैंने ले लिया भूमि के अंदर का ताप, और 8 डिग्री सेल्सियस सर्दियों के दिनों में। अब सर्दियों के दिनों में क्या होता है, ये तो रहा T2 और ये रहा T1। ये T2 को 10 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। अब जैसे अपन भूमिगत से, भूमि के अंदर से बोरवेल की सहायता से यहाँ से पानी को ऊपर खींचते हैं, पानी को इस जगह से, तो यहाँ का तापमान तो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का ताप कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये पानी क्या दिखेगा अपन को, गर्म। तो सर्दियों के दिनों में जो इसके बोरवेल का जो पानी है वह अपन को गर्म नजर आता है। क्यों आ रहा है गर्म नजर, क्योंकि अपने बॉडी का ताप भी तो वातावरण के ताप के बराबर होगा। तो T1 तो कितना 20 डिग्री सेल्सियस और T2 कितना 10 डिग्री सेल्सियस। तो ऊष्मा किधर से किधर आएगी, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो उच्च ताप कौन है, उच्च ताप कौन है, ये वाला पानी, और निम्न ताप कौन है, अपनी बॉडी। तो उच्च ऊष्मा आएगी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, या वातावरण मान लो इसको, ये वातावरण का ताप है। किसका, ये वातावरण का ताप, वातावरण का ताप। तो वातावरण का ताप तो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, ये 20 डिग्री सेल्सियस। तो सर्दियों के दिनों में अपन को भूमिगत पानी जो जिसका ताप 20 डिग्री सेल्सियस है वो कैसा अनुभव होगा, गर्म। कैसा अनुभव होगा ये पानी, गर्म पानी, ऐसा। ठीक है, आगे बात करें गर्मियों के दिनों में क्या होता है। गर्मियों के दिनों की बात करें के दिनों में वही भूमि के अंदर का तो कितना मानेंगे अपन, भूमिगत तो वही 20 डिग्री सेल्सियस, T2 बराबर तो 20 डिग्री सेल्सियस, और T1 वर्तमान में जो तापमान है दिन में गर्मियों के दिनों में वो तय भैया 45 डिग्री सेल्सियस मान लो, या T1 का मान 40 डिग्री सेल्सियस भी मान सकते हो। तो ये तो गर्मियों के दिनों में, गर्मी में ताप किसका, वातावरण का, ये वातावरण का ताप। और ये भूमिगत जल का, भूमिगत जल का, तो ये तो ये भूमिगत जल का ताप और ये है वातावरण का ताप। तो ये तो क्या है कम और ये क्या है ज्यादा। तो गर्मियों के दिनों में जो भूमिगत जल का जो जल है उसका ताप कम है, तो ये कैसा महसूस होगा अपन को, ठंडा। यही कारण है पृथ्वी के अंदर तो जो धरातल से कुछ नीचे बढ़ जाते हैं तो 100, 200, 300, 400, 500 फीट तक, तो वहाँ का टेम्परेचर ये रहता है 20 डिग्री सेल्सियस के लगभग। तो भूमिगत जल तो का ताप तो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। ये उदाहरण के तौर पे माना है, कोई ये वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है। ये भूमिगत कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सर्दियों के दिनों में वातावरण का ताप कितना रहेगा 10, और गर्मियों के दिनों में कितना रहेगा 40 या 45 या 50 तक भी पहुंच जाता है। तो गर्मियों के दिनों में भूमिगत जल कैसा महसूस होगा अपन को, ठंडा। और गर्मियों के सर्दियों के दिनों में भूमिगत जल कैसा महसूस होगा, गर्म। ठीक है, चलते हैं आगे। आ गया होगा एग्जाम्पल समझ में आपके। एक और उदाहरण लेते हैं। कोई जब अपने घर में बीमार हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसका हाथ को छूते हैं। यदि उसका हाथ अपन को गर्म लगे तो अपन बोलते हैं को इसको बुखार आ रहा है। क्या आ रहा है उसको, बुखार। अब ये कैसे होगा, जब किसी व्यक्ति के बुखार आता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको छूता है तो स्वस्थ व्यक्ति का ताप तो कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। ये तो स्वस्थ व्यक्ति का ताप है। और ये है ये बीमार का। तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो होता क्या है, उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है जीवाणु से लड़ने की, तो उससे लड़ती रहती है। तो इसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो टेम्परेचर मान लीजिए इसका हो गया 47 डिग्री सेल्सियस, या इससे भी ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। ये तो बीमार का है, बीमार व्यक्ति का ताप, और ये साधारण बोल दो, साधारण व्यक्ति या स्वस्थ मान लो।
अब इसका ताप तो कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना है 47 डिग्री सेल्सियस। जैसे अपन उस बीमार व्यक्ति का हाथ पकड़ते हैं, ये तो बीमार व्यक्ति, इसका ये मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं हूँ, दूसरा है, उसका हाथ पकड़ते हैं तो अपना टेम्परेचर तो कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, उसका कितना है 47 डिग्री सेल्सियस। तो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा 47 से किधर आएगी अपनी ओर। तो अपन ऊष्मा ले रहे हैं तो जो व्यक्ति या जो वस्तु ऊष्मा लेते हैं तो उसको गर्माहट उत्पन्न होती है। तो जो उसके जैसे अपन हाथ लगाएंगे तो अपन ने क्या ली ऊष्मा, जब अपन ऊष्मा ले रहे हैं तो अपन गर्माहट उत्पन्न होगी और अपन बोलेंगे कि ये क्या है बीमार है। और जैसे इसके कोई हाथ लगाएगा तो इसको ठंडक महसूस होगी, क्योंकि इससे क्या ली जा रही है ऊष्मा, क्या ली जा रही है ऊष्मा। याद रखना जो व्यक्ति या जो वस्तु को अपन जब ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है, जो वस्तु जिस वस्तु से अपन ऊष्मा दे रहे हैं उसके ताप में तो कमी, तो ठंडी हो जाएगी, और जो ले रही है ऊष्मा उसके ताप में वृद्धि हो जाएगी तो वह गर्म हो जाएगी। तो यहाँ ऊष्मा स्वस्थ व्यक्ति ले रहा है, तो जब भी अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपन हाथ लगा के टेस्ट देखता है कि ये गर्म हो रहा है नहीं हो रहा। गर्म हो रहा है तो बोलता है कि तुम्हारे क्या है हो रहा है बेटा, बुखार हो रहा है, बुखार आ रहा है। और गलती से एक बात सुनिए, आपके भी बुखार आ रहा है, डॉक्टर के भी बुखार आ रहा है। आपका टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस, डॉक्टर का भी 47 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही डॉक्टर आपका हाथ पकड़ता है तो उसको आप गर्माहट, आपका हाथ या आपकी बॉडी गर्म नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब दोनों वस्तुओं का ताप बराबर होगा, दोनों व्यक्तियों का ताप बराबर होगा, तो ताप का संचरण, ऊष्मा का संचरण नहीं होगा और उस डॉक्टर को आप गर्म महसूस नहीं होगे। तो जब भी डॉक्टर के पास दिखाने जाओ तो पहले उसे पूछ लें, डॉक्टर साहब आप खुद तो बीमार नहीं है ना। यदि डॉक्टर साहब बीमार हुए तो वो आपका हाथ पकड़ेंगे तो ऊष्मा का संचरण नहीं होगा और उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप गर्म हो रहे हो या ठंडे हो रहे हो। तो स्वस्थ व्यक्ति यदि आपके बुखार आ रही है और आपका हाथ देखता है, हाथ लगा के बॉडी का ताप देखता है, तो उसको अपन गर्माहट उत्पन्न महसूस होगी। कारण क्या है? क्योंकि अपना ताप ज़्यादा है, उसका ताप कम है, तो ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाएगी, उसकी बॉडी में ऊष्मा जाते हैं, उसका ताप बढ़ेगा और उसको महसूस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आता है अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? ऊष्मागति का शून्यांकी नियम। ऊष्मागति का शून्यांकी नियम अगला टॉपिक है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम या बोल दो शून्यांकी नियम। ऊष्मागति का शून्यांकी नियम ये क्या होता है? इस नियम के अनुसार यदि दो ऊष्मागतिकी निकाय, यदि दो अलग अलग ऊष्मागतिकी निकाय किसी तीसरी ऊष्मागतिकी निकाय के साथ साम्य अवस्था में या उसमें संतुलन में है तो वो आपस में भी उसमें संतुलन में होगी। मैं समझाता हूँ कैसे क्या होता है इसमें। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं नियम की। इस नियम के अनुसार यदि दो ऊष्मागतिकी निकाय, यदि दो ऊष्मागतिकी निकाय अलग अलग यदि इस नियम के अनुसार यदि दो ऊष्मागतिकी निकाय अलग अलग किसी तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो तो वे आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होगी। यह है ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। सुनना ध्यान से। इस नियम के अनुसार यदि दो ऊष्मागतिकी निकाय अलग अलग किसी